इसको क्लासिक की मुश्किल होगी। आपका है कहीं नेट? आपको फोन दो मैं तो डालू आपका, मैं क्लास चल रही। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप मुझे मिला है, मैं ऊपर ही जा रही हूँ। कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजायणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंच नमो कारो सर्व पाव पणासनो मंगलानम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट सभी क्लास में को हमने बंध सभी स्थान के विषय में देखा था। अभी बंध स्थान वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था और आज हमें उदय स्थान देखना है। बंध स्थान हमने 4 प्रकार के देखे थे। 8 प्राकृतिक बंध स्थान, प्लीज। दूसरा होता है 7 प्राकृतिक बंध स्थान। जब आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो रहा होता उस समय 7 प्राकृतिक बंध स्थान होता है, 1 से 9 गुण स्थान में। और 8 प्राकृतिक फिर आता है 6 प्राकृतिक बंध स्थान। 6 प्राकृतिक बंध स्थान 10वें गुण स्थान में होता है, जब आयुष्य कर्म और मोहिनी कर्म दोनों का बंध नहीं हो रहा होता है, शेष 6 कर्मों का बंध होता है एक साथ। फिर एक प्राकृतिक बंध स्थान होता है 11, 12 और 13वां गुण स्थान में, जहां पर सिर्फ वेदनी कर्म का ही बंध होता है। ठीक है। फिर हमने आकाश के विषय में देखा था 8 प्राकृतिक, सबका काल भी हमने घटित कर लिया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें अध्याय 20 देखना है, मूल कर्मों में प्रकृति उदय स्थान। ध्यान रखना, अध्याय से प्राप्त शिक्षा आप लोग ध्यान में रखते जाना, जितना याद रह सके उतना बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं बोल सकते। कर्मों के समुदाय का बंध है बंध स्थान, मतलब एक साथ कितने कर्मों का समुदाय, कर्म एक साथ कितने बंध रहे हैं उस समुदाय को क्या बोलते हैं? बंध स्थान। बंध रोक कर तुम करो मुक्ति का आह्वान। ना हमें 8 प्राकृतिक बंध स्थान में बंद करना है, ना 7 प्राकृतिक, ना 6 प्राकृतिक। हमें एक प्राकृतिक को भी छोड़कर टोटल बंध को क्या करना है? बंध से मुक्त होना है, बंध को रोकना है। ठीक है। अब हम देखते हैं उदय स्थान। उदय स्थान जैसे हमने देखा था, बंध स्थान क्या होता है? एक साथ कर्मों का बंध होना, वो बंध स्थान था। अब यहाँ पर उदय स्थान मतलब एक साथ जिन कर्म प्रकृतियों का उदय होता है उसको हम बोलते हैं उदय स्थान। पूरा समूह क्या कहलाता है? उदय स्थान। ठीक है। अब यहाँ पर हम मूल कर्म की बात कर रहे हैं। मूल कर्म कितने हैं हमारे पास? 8 है। तो ऐसा होता है कभी 8 ही कर्मों का क्या होता है? उदय होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। अब हम उदय की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें जीव के मतलब जीव की आत्मा में किन किन कर्मों का उदय है वो ध्यान में रखना है। 8 प्राकृतिक उदय स्थान होता है पहला। 7 प्राकृतिक उदय स्थान भी पॉसिबल है। 7 प्राकृतिक कब पॉसिबल है? अब इसमें हम आयुष्य को तो माइनस कर नहीं सकते। एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना। अब इसमें हम आयुष्य को तो छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आयुष्य का हमने क्या देखा था? उदय क्या है? आयुष्य के उदय की कभी भी मतलब वो शादी भंग घटित नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली अनादिकाल से चलता आ रहा है। उसका उदय एक आयुष्य का खत्म होता है, दूसरे का स्टार्ट हो जाता है, दूसरे का खत्म होता है, तीसरे का स्टार्ट हो जाता है। ऐसा अनादिकाल से भव भ्रमण करते हुए हमारे आयुष्य का उदय चल रहा है। तो हमें क्या देखना है कि उदय, अच्छा उदय की अपेक्षा अगर हम देखें तो उदय की अपेक्षा शादी का भंग घटित किसमें हो रहा था, अनादि का किसमें हो रहा था, एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। ये है उदय, है ना। उदय की अपेक्षा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इनके उदय की आदि नहीं होती। वेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, इनके उदय की आदि नहीं होती। लेकिन मोहनी कर्म के उदय की आदि होती है। मतलब जब इसके उपशम अवस्था प्राप्त होती है 11वें गुण स्थान में, उसके बाद क्या होता है? इसकी मतलब उस समय पर उसका उदय रुक जाता है और फिर से उसकी गुण स्थान में आने। अच्छा, वो जो बात हुई थी, जो जघन्य काल हम घटित करते हैं 10th गुण स्थान का, वो लास्ट क्लास में जो थे वो अगर हो तो बेस्ट है, नहीं तो ये जो जघन्य एक समय की हम बात करते हैं 10वें गुण स्थान का,
तो कोई भी मतलब कोई भी श्रेणी वाले जो गुणस्थान होते हैं, जब श्रेणी का आरोहण और अवरोहण करना होता है तो अंतर्मुहूर्त का जितना मतलब जितना उस गुणस्थान का काल होता है, मैक्सिमम काल तक उसको वहां पे रह के ही आगे के गुणस्थान में आरोहण या अवरोहण करता है। एक समय के लिए किसी गुणस्थान में रहकर और आगे अवरोहण आरोहण कर जाए, ऐसा श्रेणी में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये जो एक समय हम जघन्य काल लेते हैं, वो काल करने की अपेक्षा ही घटित करना है। एक समय के लिए उस गुणस्थान में रहा और काल कर गया, तो उस अपेक्षा से उसका जघन्य काल एक समय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे कि 10वें में जब वापस आया 11वें गुणस्थान से, तो उसका जो उदय है वो प्रारंभ हो गया, मतलब उसके उदय की आदि हो गई। तो दीदी उसके ये लाइन अलावा एक बार वापस रिपीट करिए ना, वो बीच में आपकी आवाज बंद हो गई थी। अच्छा, कौन सी वाली? जो 10वें गुणस्थान हाँ का हाँ हाँ। काल चल रहा था वो 10वें गुणस्थान के काल में क्या बताया? 10वें गुणस्थान का काल हमने देखा ना यहाँ पर 6 प्राकृतिक बंध स्थान में, कि हम गुणस्थान कौन सा लेते हैं? 10वां लेते हैं, और उसका काल कितना बताया हमने? 10वें गुणस्थान का जितना जघन्य उत्कृष्ट काल है तो कितना है? तो जघन्य काल है एक समय, उत्कृष्ट काल है अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त मतलब कोई भी श्रेणी के, लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुआ था कि शायद मैंने ऐसा गलत बोल दिया था कि एक समय में 10वें गुणस्थान में रह के 11th में चला जाए आरोहण करके, या फिर 9th में आ जाए अवरोहण करके। बट ये कोई भी मतलब श्रेणी के जो गुणस्थान, कोई भी जीव उस गुणस्थान में रहता है, तो अगर उसको श्रेणी का आरोहण करना है या अवरोहण करना है, अब तो उसको पूरा काल उस गुणस्थान में रहना पड़ेगा। और जो जघन्य एक समय की हम बात करते हैं, वो एक समय काल करने की अपेक्षा से मानना चाहिए। हाँ, वही एक समय काल की अपेक्षा से। हाँ, तो आपके वही चीज को मैंने क्लियर करा है और वापस से अभी बता दिया है क्लियर करके, है ना? तो एक समय काल करने की अपेक्षा ही समझना, श्रेणी के जितने गुणस्थान रहते हैं उतने टाइम तक के, मतलब उस गुणस्थान का जो भी काल होता है उतने काल पूरा रहने के बाद ही श्रेणी का आरोहण या अवरोहण अगले गुणस्थान में होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं 7 प्राकृतिक भी पॉसिबल है क्या? मतलब कभी ऐसा हो कि 7 कर्मों का उदय है लेकिन एक का नहीं है, तो वो पॉसिबल है 11th गुणस्थान में। किसका नहीं होता? तो वहां होता है मोहिनी कर्म का मोहनीय। उदय नहीं होता। बाकी 7 ही प्रकृति मतलब 7 ही कर्मों का उदय हो रहा होता है, इसलिए 7 प्राकृतिक वन स्थान भी पॉसिबल है। अब क्या 6 प्राकृतिक वन स्थान पॉसिबल है? कभी ऐसा हो कि दो दो कर्मों का उदय नहीं हो? अब देखो, हमने 11वें गुण स्थान तक की तो बात कर ली, मतलब 10वें गुण स्थान तक तो हमारा 8 ही कर्मों का उदय चल रहा था। 11वें गुण स्थान में हमारा, अब हमको उसके आगे की ही बात करना है। तो क्या 12वें गुण स्थान में ऐसा होता है कि आपके 6 ही कर्म का उदय हो, 2 का उदय नहीं हो, या फिर 5 का उदय हो? नहीं पॉसिबल है। 4 का उदय है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्या ऐसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल अगर हम देखें 12वां गुण स्थान, कौन सा है 12वां गुण स्थान? वो है शायद मोहनी क्षीण मोह। क्षीण मोह गुण स्थान में क्या होता है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्या हो जाता है? मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का जो उदय है वो 12वें गुण स्थान तक ही रहता है, 12वें के लास्ट समय तक इनका उदय रहता है। और उसके बाद जीव इन कर्मों को क्या करता है? क्षय कर देता है। प्लस जो 10th गुण स्थान के एंड में जो शपक श्रेणीवर्ती जीव है, तो वो मोहिनी कर्म का भी क्षय कर देता है। मोहिनी कर्म का क्षय करके वो 12th गुण स्थान में आता है। तो इसके 12th के लास्ट समय, 12th के एंडिंग तक क्या होता है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का भी उदय मतलब लास्ट समय तक रहता है। और 13 गुण स्थान में जब जीव प्रवेश करता है तो इनका उदय नहीं होता, क्योंकि इनके उदय के कारण ही हमने क्या देखा? जीव के केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य गुण में मतलब नहीं प्रकट हो पाते हैं। तो जब ये 13 गुण स्थान में प्रकट हो गए, मतलब ये इनका उदय भी नहीं है, प्लस उनके सत्ता की बात करेंगे तो सत्ता भी नहीं होती, मतलब 12वें के एंड तक होती है। तो 13 गुण स्थान में ऐसा पॉसिबल है कि मोहिनी का तो उदय कट हो गया, प्लस ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का भी उदय क्या हो जाता है? कट हो जाता है। मतलब 13 गुण स्थान में अगर किसी प्रकृति का उदय है तो वो है आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनिगण। ठीक है, ये 4, मतलब वेदनी को यहाँ लिख लेते हैं, वेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 अघाती कर्मों का ही क्या रहता है? उदय रहता है। तो एक साथ 4 कर्मों का ही उदय है, ऐसा भी पॉसिबल है।
चार प्राकृतिक बंध स्थान भी होता है। अब बात करते हैं तीन प्राकृतिक, मतलब इनमें से कोई तीन प्रकृतियां एक साथ उदय खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? कि वेदनी का उदय खत्म हो गया, नाम का खत्म हो गया, गोत्र का खत्म हो गया, ओनली आयुष्य बची? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी आयुष्य बची होती है उतने ड्यूरेशन तक हमको 13 में रह के फिर 14 में रह के और मोक्ष जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाम कर्म, वेदनी कर्म और गोत्र कर्म का भी उदय चलता रहता है। और कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, एक पे आ गए तो एक के बाद तो जीरो, जीरो प्राकृतिक बंध स्थान जैसे कोई चीज नहीं होती, वो डायरेक्ट मोक्ष अवस्था होती है, बंध स्थान ही उदय स्थान। ठीक है, तो इसीलिए 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक और 4 प्राकृतिक उदय स्थान ही पॉसिबल है। ये हमने एक बार इनके गुण स्थान के हिसाब से देख लिया 13। इसमें 4 प्राकृतिक उदय स्थान 14th में भी रहेगा क्या? आयुष्य कर्म का उदय रहता है, बिल्कुल रहता है, नाम गोत्र वेदनी सबका रहता है। तो 13th और 14th दोनों गुण स्थान में हम लोग क्या मानेंगे, 13 एंड 14 लिख लेना, इसको कॉमा करके लिखते हैं। 13 डैश का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक बार शॉर्ट में हमने देख लिया 13 14 गुण स्थान में 4 प्राकृतिक वन स्थान होता है, उदय स्थान होता है। ठीक है, अब हम पूरा चार्ट की अपेक्षा इसको देख लेते हैं कि कितने कितने काल तक रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 प्राकृतिक उदय स्थान की। तो 8 प्राकृतिक उदय स्थान के स्वामी कौन होंगे? 1 से 10 गुण स्थान वर्ती 4 गति के जीव, क्योंकि 1 से 10 गुण स्थान में चारों गति के जीव आते हैं। हमेशा सदैव ही उनके 8 प्रकृतियों का क्या रहता है? उदय रहता है ना। अब काल की अपेक्षा देख लेते हैं। तो 8 मतलब 1 से 10 का जो काल है, 1 से 10 का काल हमको देखना है। तो 1 से 10 के काल में हमारे पास यहाँ ना, नीचे देखते हैं इसका काल एक बार। 1 से 10 का काल देखो, एक प्रकार का जीव है हमारे पास, अभव सिद्धिक जीव। जो अभव सिद्धिक जीव होता है वो अनादि काल से फर्स्ट गुण स्थान में है और अनंत काल तक वो फर्स्ट गुण स्थान में ही रहेगा। तो मतलब उसका जो फर्स्ट गुण स्थान है, जो 8 प्राकृतिक उदय स्थान है, वो नेवर एंडिंग है, अनादि काल से चलता आ रहा है और हमेशा ही रहेगा। तो इसलिए उसका अगर हम टोटल काल घटित करना चाहे तो हमारे पास बाउंड्रीज नहीं है काल घटित करने की। इसीलिए उसके अपेक्षा हम काल का फर्स्ट भेद लिखते हैं, अनादि अपर्यवसित। पर्यवसित या पर्यवसान का क्या अर्थ होता है? पर्यवसित मतलब जो कभी एंड, मतलब पर्यवसित का अर्थ होता है, पर्यवसान मतलब एंडिंग। तो पर्यवसान नहीं होना वो होता है अपर्यवसित। अपर्यवसित मतलब जिसका कभी एंड नहीं होगा। अनादि मतलब जो अनादि, जिसकी स्टार्टिंग नहीं हुई है, तो नेवर एंडिंग, बिगनिंग भी नहीं हुई और नेवर एंडिंग है, ऐसा एक काल है अभव सिद्धि की अपेक्षा 8 प्राकृतिक उदय स्थान का। फिर हम दूसरी बात ऐसे करते हैं कि जो भव सिद्धिक जीव है वो अनादि काल से 8 प्रकृतियों का उनका उदय चल रहा था, और फिर क्या हुआ, किसी एक टाइम पे तो ऐसा आएगा जब वो भव सिद्धिक जीव इन 8 प्रकृतियों का बंध मतलब 10वें गुण स्थान पे पहुंचेगा, उसका उदय खत्म होके 11th में जब वो आएगा तो उसके 8 प्राकृतिक बंध स्थान स्टॉप हो जाएगा, उदय स्थान दीक्षा में स्टॉप हो दुखड़ा जाएगा। हूँ, मैं बीच में आपको बोल रही हूँ। 7 प्रकृति में 12वां गुणस्थान 12वां भी गुण स्थान आएगा, तक है। सॉरी 12वां फिर, भी लिखिए। हाँ 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 नहीं, ये वो है। कुछ कभी हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। 12वां गुण स्थान फिर छूट जाएगा ना, उसमें कौन सा रहेगा बराबर। ठीक है, 13 और 14 इसमें है, तो 11 और 12 लेना है साथ में। ठीक है, ये हो गया अनादि सपर्यवसित, सॉरी हाँ, अनादि सपर्यवसित। अनादि सपर्यवसित का अर्थ है कि अनादि काल से तो उसका उदय है, लेकिन 8 प्राकृतिक उदय स्थान जो है उस वो उसकी एंड होगा और वो 7 प्राकृतिक उदय स्थान पे आएगा, मतलब 10th गुण स्थान से वो 11th पे या फिर 12th पे पहुंचेगा। हाँ, 10th से 12th पे शपथ श्रेणीवर्ती जीव तो पहुंचेगा ही, तो वहां पे उसकी एंडिंग हो जाएगी किसकी? 8 प्राकृतिक उदय स्थान की, तो सपर्यवसित हो गया। थर्ड काल घटित होता है सादि सपर्यवसित, मतलब जिसकी स्टार्टिंग तो हुई है प्लस उसकी एंडिंग भी होगी। तो अगर कोई जीव एंडिंग कर रहा है मतलब वो भव सिद्धिक जीव है। और सादी मतलब कौन सा भव सिद्धिक जीव? जिसने 8 प्राकृतिक की स्टार्टिंग करी है।
तो अगर जीव 12th गुण स्थान में चले गया, 10 से 12th में गया, 13 14 मोक्ष, तो 8 से 7 पे आया, 7 से 4 पे आया और 4 से फिर उसका मोक्ष है। तो 8 से 7 पे आने के बाद 4 पे पॉसिबिलिटी है शपथ श्रेणी की अपेक्षा, लेकिन 8 से वो 7 पे गया, 11th गुण स्थान में आया, 7 प्राकृतिक उसका उदय स्थान है, मोहिनी कर्म का उदय नहीं है। फिर वापस 11th का काल पूरा हुआ, वो 10th में या फिर 4th में आया, तो उसका जो 8 प्राकृतिक उदय स्थान है वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए 8 प्राकृतिक उदय स्थान की बिगनिंग हुई है, आदि हुई है, इसीलिए सादि का भंग घटित होता है। उपशम श्रेणी, ये अवरोहण था उपशम श्रेणी का, फिर उपशम श्रेणी का अवरोहण हुआ, उसके बाद फिर वो वापस से जब भी 12th गुण स्थान और 13 14 जब भी वो चढ़ेगा या फिर वो 11th पे भी चढ़ता है, उस अपेक्षा से भी उसकी एंडिंग तो हो रही है, पर्यवसान तो हो ही रहा है। तो इसीलिए जब भी उसकी एंडिंग होगी, 10 के ऊपर जाएगा, उसकी एंडिंग होगी तो सादी सपर्यवसित। ठीक है, तो ये इसका काल कितना, तो वो भी ऐसा हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, बस इतना समझ सकते हैं कि 11वें गुण स्थान से जब जीव, मतलब अभी इतना समझ सकते हैं अभी के लिए कि 11वें गुण स्थान से जब जीव 10th में आया, ठीक है, 1 2 करते करते फिर वो श्रेणी चढ़ा, 8 9 10 पे आया, फिर वो 11वें पे आया, 11वें के बाद वो वापस 10 पे गया, या फिर वो काल करके चौथे में चले गया, चौथे के बाद वो जो भी कर रहा है, फिर 9 8 7 6 और फिर 5 में जाए या फिर 4 में जाए या फिर 6 से वापस ऊपर चढ़े, जैसा भी हो। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पर 8 8 8 8 था, यहाँ पर 8 की एंडिंग हुई, फिर 7 आया, फिर यहाँ से वापस से 8 की बिगनिंग हुई और फिर उसके बाद 8 का उदय स्थान चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सादी सपर्यवसित, मतलब जितने काल के लिए जो भी 11वां गुण स्थान में जब उदय नहीं हुआ, उसके अलावा उसके बाद से अगर हम देखें तो भवशय से चौथे गुण स्थान में जाए या फिर 10वें में जाए, तो अच्छा इसका काल देखना है ना। हाँ, ये तो इस ये तो भंग के एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, इसका काल देखते हैं, जघन्य, अंतर्मुठ और उत्कृष्ट देशन अर्धपुतगल परावर्तन। तो इसमें कैसे बताया है कि यहाँ पे हमको बिगनिंग, अगर यहाँ से तो अनादि का भंग चल रहा था, अगर वो फर्स्ट टाइम 11th में आया तो ये तो अनादि का भंग है। अगर हमको सादी सपर्यवसित देखना है, मतलब 10th के बाद ये 5 4 करके वापस से वो जो भी आगे देख लेते हैं कि छठे 7वें में गया और फिर वो जो उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी चढ़ रहा है, मतलब उसके बाद 10th तक पहुंचा और 10th तक उसका यहाँ तक का काल, इस वाले 10th के बाद अवरोहण करने के बाद इस 10th तक का, आरोहण तक का काल कितना होगा, तो अंतर्मुठ हो सकता है। ठीक है, एक बार ये मिटा रही हूँ। मिनिमम तो कितना हो सकता है, अंतर्मुठ का काल हो सकता है। वो काल किस अपेक्षा से है कि जब 7 प्राकृतिक मतलब 7 प्राकृतिक उदय स्थान में था जीव, उसके बाद फिर वो 10वें गुण स्थान में आया, 10वें गुण स्थान से उसने अवरोहण किया, अवरोहण करके वो 5वें छठे तक, 5वें तो क्या, चलो छठे तक की एक बार बात कर लेते, क्योंकि हमको मिनिमम काल देखना है ना, कि क्या बताया, 10वें से 9वें में आया, 8वें में आया, 7वें में आया, छठे में आया, और छठे में आने के बाद, मतलब छठे तक तो वो अवरोहण करके आते ही आता है, छठे में आने के बाद वापस से उसके भावों में विशुद्धि हुई और 7 8 9 10 और फिर वो 11 या 12 जो भी था वो गुणस्थान वो वाला चढ़ गया। अच्छा, अब बताइए क्या वो उसी भाव में 12वें पे जा सकता है? नहीं, क्यों नहीं, नहीं जा? 12वें में नहीं दो जाएगा। बार उपशम श्रेणी वाला, उपशम श्रेणी करने वाला शपथ श्रेणी नहीं करता उसी हाँ, भाव में। 2 बार हो या 1 बार हो, कोई भी कितनी भी बार करा हो, उपशम श्रेणी 11 वाला में जाएगा तो उसी 12 भाव में में शपथ श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता, इसीलिए वापस से वो 11th। तो ये अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ही क्या होता है, क्योंकि 10वें से छठे तक जाने, उसका अवरोहण का काल भी जो रहेगा वो अंतर्मुहूर्त का ही है, तो ये 10वें से छठे तक जा रहा है और अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वापस से छठे से वो फिर से उपशम श्रेणी चढ़ गया सेकेंड टाइम, क्योंकि हमको पता है कि एक ही भव में 2 बार उपशम श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम उपशम श्रेणी आरोहण यहाँ पे करा, उसके बाद 11th गुण स्थान में आया, वापस से उसका अवरोहण छठे में, मतलब छठे तक तो आया लेकिन छठे के बाद वापस नीचे नहीं गिरा, वापस से 7वें में और 8वें 9वें 10वें में चढ़ जाकर और 11th में मतलब ये उपशम श्रेणी आरोहण करके 11th में पहुंच गया। अब 11th में वापस से उसका 7 प्राकृतिक था,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का काल उसने अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ही दूसरी बार उपशम श्रेणी का आरोहण कर लिया, इसीलिए उसके जो 8 प्राकृतिक उदय स्थान था उसकी एंडिंग हो गई। अंतर्मुहूर्त काल मिनिमम उसका हमने काउंट करा। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना होगा, तो बताया है कि मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो अब इसके लिए एक बार देखते हैं। कोई जीव है, जैसे शुक्ल पाक्षिक हुआ, ठीक है, शुक्ल पाक्षिक होने के पहले तक तो वो फर्स्ट गुण स्थान में ही था। शुक्ल पाक्षिक के पहले फर्स्ट गुण स्थान में था, और पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद भी वो फर्स्ट गुण स्थान में बहुत टाइम तक रहे। ठीक है, इसके बाद पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने बस इतना ही बोला है कि उसका अब क्या बचा है, शुक्ल पाक्षिक बना, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका अब बचा हुआ है। तो ये जो अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल है उसका मोक्ष जाने के पहले का, यहाँ पे मान लो उसको मोक्ष जाना है, तो उसका यहाँ पे जीव शुक्ल पाक्षिक बना, मतलब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल जो है शेष है। अब उसने क्या करा, हमको क्या देखना है, उत्कृष्ट काल देखना है 11 से उतरने के बाद से करने तक का, है ना। तो अब इस बीच में भले ही वो वापस से यहाँ पर हमको 5 4 3 2 1 जो भी है यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो हमको क्योंकि उत्कृष्ट काल घटित करना है तो ले सकते, क्या लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व में बहुत टाइम तक रहेगा वो, इतना सम्यक कंटिन्यूअसली सम्यक्त्व में रहे वो, छह सागरूपम झाजेरी से अधिक नहीं हो सकता। पर यहाँ पर हमको मिथ्यात्व में ले जाना ही पड़ेगा, फर्स्ट गुण स्थान तक भी जाता है, उत्कृष्ट काल हमको देखना है ना। तो अब क्या करना है, अब ये जो है ना 11 और 12 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारे भव चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 11 और 12 दोनों की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या देख रहे हैं हम, 8वें का देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है, 8वें की एंडिंग 11 या 12 पे पहुंचने पे होगी। दीदी जब तक एंड नहीं होगा तब तक। हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये शुक्ल पाक्षिक जीव है, इसमें बीच में वो बहुत सारे भव कर लेगा। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, 8 ये वाला जो काल है, ये 8 वाला हमको मैक्सिमम लेना है। तो हम क्या करें, जैसे ही उसकी पॉसिबिलिटी सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी उस पे वैसे ही वो क्या कर जाएगा, मतलब 11वें गुण स्थान पे चढ़ जाएगा वो, क्या जो उपशम श्रेणी है वो आरोहण कर लेगा। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी है शुक्ल पाक्षिक होते ही अंतर्मुहूर्त बाद, शुक्ल पाक्षिक होते ही अंतर्मुहूर्त बाद क्या करा, जीव 11वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, शुक्ल पाक्षिक होते ही अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उसने 11वां गुण स्थान टच, मतलब 11वां गुण स्थान पहुंचा, और फिर वो 10वें पे आया। तो इस पॉइंट से क्या हुई, उसकी 11वें गुण स्थान पे चढ़ा अंतर्मुहूर्त बाद, और उसके बाद जस्ट उसका 11वां का जस्ट नेक्स्ट समय नहीं बोलना है, 11 और वो 10वें गुण स्थान पर आ गया, 10वें पे आया या फिर चौथे पे आया, उसका 8 प्राकृतिक जो बन स्थान है वो उदय स्थान है वो स्टार्ट हुआ है। अब ये यहां से लेकर कब तक चलेगा, तो वो चलेगा हमारे, ये मोक्ष की अवस्था है तो 14वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान, 12th गुण स्थान, या तो वो 12th गुण स्थान पर आ रहा है या फिर वो, अच्छा 11th की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ही हमको उत्कृष्ट देखना है ना मोक्ष जाने के पहले पहले, तो हमको 12th गुण स्थान की ही बात करनी है। ठीक है, तो ये होगा पूरा 8 उदय स्थान का, 8 प्राकृतिक उदय स्थान का लास्ट एंडिंग होगी। बीच में अगर उसका 11th में पहुंच सके, हाँ ठीक है, क्योंकि वो फिर स्टॉप हो जाएगा ना, अगर बीच में कभी उसने 7 कर लिया 11th पे आ गया तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12वां और 11वां कोई भी हो सकता है। समझ आया ये पॉइंट जो अभी अभी मैंने बोला, कि बीच में हमने सिर्फ 12वां, बीच में नहीं आया दीदी। अच्छा देखो मैंने पहले क्या कहा कि 12वें गुण स्थान, 12वां ही आएगा ना, उसके बाद तो 12वां 11 ही आया तो फिर आएगा वापस इसमें, गिरेगा। हाँ हाँ 12वां ही आएगा, और उसमें हमको ये अज्यूम करना है कि इस बीच उसने वापस से 11वां गुण स्थान टच नहीं करा, हाँ बराबर। ऐसा हमको अज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में उसका 11वां गुण स्थान आ गया तो उसके साथ प्राकृतिक उदय स्थान पे आ जाएगा, और वो जो हमारी एंडिंग है वो उत्कृष्ट यहाँ पे काल नहीं नहीं आके यहीं पे बनेगा। आ जाएगी। हाँ
हमको अज्यूम ये करना पड़ेगा कि बीच में मतलब अंतर्मुठ बाद ही वो 11वें गुण स्थान पे चढ़ा, लेकिन उसके बाद बीच में कभी भी उसने उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं करा। डायरेक्ट मोक्ष जब उसको जाना है उसके अंतर्मुठ पूर्व ही उसने मतलब ये जो 13 गुण स्थान का भी हम मिनिमम काल जो लेते हैं 13 गुण स्थान में 14 गुण स्थान में रहा, मिनिमम से मिनिमम काल मतलब मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुठ पहले क्या करा वो 12th गुण स्थान पे पहुंचा है। तो इस अपेक्षा से उस प्रकृति का उत्कृष्ट काल घटित होगा। ठीक है, ये 12th गुण स्थान है बट आठ प्रकृति का, ये ध्यान रखना। यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ भी ये 12th गुण स्थान है और 8 प्रकृति का एंडिंग होगी। यहाँ पे भी 8 प्रकृति की स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी है, लेकिन ये वाला गुण स्थान है वो 11th गुण स्थान। ठीक है, ये 11th गुण स्थान था। उसके बाद वो 8 प्राकृतिक उदय स्थान पे आया। उसके बाद वो कंटिन्यूअसली बिना बीच में 11th पे मतलब यहाँ बीच में उसका 7 पे आएगा ही नहीं, 7 पे नहीं आया, 4 पे आने की बहुत दूर की बात है। बीच में वो 7 पे आया ही नहीं, कंटिन्यूअसली 8 प्राकृतिक उदय स्थान ही उसका चल रहा है और डायरेक्टली मोक्ष जाने के अंतर्मुठ पूर्व 12th गुण स्थान पर वो आया और 12th गुण स्थान पर उसका 7 प्राकृतिक है ना, तो इसके एक समय पहले लेना पड़ेगा। ये उसके 8 प्राकृतिक की एंडिंग हो गई और ये 12th गुण स्थान में उसका 7 प्राकृतिक था। यहाँ पर 11th गुण स्थान में उसका 7 प्राकृतिक था। ठीक है, 11th गुण स्थान में 7 प्राकृतिक था। फिर से एक बार समझो, 11th गुण स्थान में 7 प्राकृतिक। दीदी हाँ? उत्कृष्ट वाला एक बार फिर से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। मैं दीदी ये फिर से दीदी 8 प्राकृतिक गुण स्थान प्राकृतिक उदय स्थान तो 1 से 10 गुण स्थान में ही होता है, तो अपन ये 11-12 की बात क्यों कर रहे हैं? फिर से समझिए एक बार। हाँ, फिर से ट्राई करते हैं। ये क्या है, अनादिकाल से वो फर्स्ट गुण स्थान में था। फर्स्ट गुण स्थान में 8 प्राकृतिक ही उसका चल रहा था, बट अनादि सपर्यवसित का भंग तो हमने पहले ही देख लिया। हमको क्या निकालना है, सादि सपर्यवसित का, मतलब उसके आदि भी हो प्लस उसकी एंडिंग भी हो। ठीक है, एंडिंग हो रही है यहाँ पर, इसको बड़ा ड्रॉ कर देते हैं, इसको छोटा रख लेते हैं। ये 12वां गुण स्थान है और ये 8 की एंडिंग हुई है। ठीक है, तो 8 की हमको सादी भी देखना है और सपर्यवसित भी देखना है, बिगनिंग भी देखना है और एंडिंग भी देखना है। इस बीच में मतलब ऐसा ड्यूरेशन देखना है जिस बीच में ये जो 8 प्राकृतिक उदय स्थान है ये कंटिन्यूअसली 8 ही हो। अब 8 कहाँ पे है, मतलब वो 1 से 10 गुण स्थान ही 8 प्राकृतिक उदय स्थान है, तो 1 से 10 गुण स्थान में ही इस पूरे काल में रहे, मतलब वो 11वें गुण स्थान को टच ही नहीं करे, इस पूरे काल में 1 से 10 के बीच में ही रहे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, चलो 1 से 10 ही रहने दो। प्लीज एक बार म्यूट प्लीज। 8वें गुण 8 प्राकृतिक उदय स्थान मतलब 1 से 10वें गुण स्थान में रहे, स्टार्टिंग और एंडिंग हमको देखना है इस पूरे ड्यूरेशन में। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, वो ऐसा होगा कि अनादिकाल से तो 8 में था, ठीक है, और उसके बाद शुक्ल पाक्षिक बना और शुक्ल पाक्षिक बनते ही अंतर्मुठ के अंदर वो 11वें गुण स्थान पे आया। अंतर्मुठ बाद वो 11वें गुण स्थान पर आया, तब उसका 7 प्राकृतिक उदय स्थान था और 7 प्राकृतिक उदय स्थान के बाद जब उसका 11वें गुण स्थान का काल पूरा हुआ, या तो वो 10th गुण स्थान में आया या फिर 4th गुण स्थान में आया और 8 प्राकृतिक उदय स्थान उसका स्टार्ट हो गया। अब वो कंटिन्यूअसली मतलब 10 के बाद 9, 8 जो भी हो या फिर 4 में आया हो, तो वो बस इतना समझना है कि 1 से 10 के बीच में ही पूरे ड्यूरेशन में था जब उसका 8 प्राकृतिक उदय स्थान चल रहा था। बीच में कभी भी 11 पे टच नहीं करा वो, मतलब उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा। और ये जो 10वें तक भी आ रहा है वो शपक श्रेणी पे आ रहा है, और शपक श्रेणी पे आया 10वें गुण स्थान में यहाँ पर था। जब तक भी उसका 8 प्राकृतिक चल रहा है, ये 10वें गुण स्थान का लास्ट समय है, और 10वें गुण स्थान के लास्ट समय में भी उसका 8 प्राकृतिक उदय स्थान था। उसके बाद वो क्या करा, 12th गुण स्थान को टच करा। 12th गुण स्थान में आते ही उसका 7 प्राकृतिक उदय स्थान स्टार्ट हो गया, और उसके बाद उसका वापस कभी 8 प्राकृतिक उदय स्थान नहीं आएगा, 7 रहेगा और उसके बाद फिर ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और फिर मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 13वां था, ये 14वां गुण स्थान है। तो 12वें गुण स्थान में 7 प्राकृतिक आया तो 8 प्राकृतिक की एंडिंग हो गई। अब एंडिंग हुई तो कितने काल तक हुई, तो ये पूरे काल तक हुई।
अब बताओ, ये यहाँ से शुक्ल पाक्षिक बना, वहां से लेकर मोक्ष तक का काल कितना था? वो था अर्धपुद्गल परावर्तन। तो अर्धपुद्गल परावर्तन में से अंतर्मोट तो ये माइनस करना है और अंतर्मोट ये माइनस करना है। इस इतना और इतना माइनस करने के बाद यहां से लेकर यहाँ तक का जो काल है वो काल पूरा क्या है? देशोन अर्धपुद्गल। मतलब ये दोनों को माइनस किया, मतलब टोटल अर्धपुद्गल परावर्तन तो नहीं है, उस अर्धपुद्गल परावर्तन में से कुछ कम हो गया, तो उसको कुछ कम को हम बोलते हैं देशोन। इसीलिए 8 प्राकृतिक उदय स्थान का जो मैक्सिमम काल है वो देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। क्लियर हुआ अभी? किसी के कोई हाँ। डाउट है क्या? इसको अपन दीदी मरुदेवी माता की अपेक्षा से ले सकते हैं, मरुदेवी माता की अपेक्षा से? क्योंकि उनको लास्ट में भाई, ही, कि नहीं हाँ, कि उनको उन्होंने उसके ऐसा नहीं पहले ले तो सकते। मिथ्यात्व में ही थे। देखो, लेकिन वो हम्म ऑप्शन ऐसा, श्रेणी चढ़े एक या बार मत एक बार चढ़े एक वो बार क्या श्रेणी पता। सब चढ़ी नहीं ना बीच में। प्लीज, मैं देती हूँ एक बार आंसर। मरुदेवी माता की अपेक्षा हम नहीं ले सकते। इसका रीजन ये है कि मरुदेवी माता को जब ऐसा बोलते हैं कि वो अनादिकाल से मतलब मिथ्या दृष्टि ही थे, लेकिन उनका मोक्ष जाना उसी समय फिक्स्ड था और अंतर्मुहूर्त बाद वो मोक्ष चले गए। तो वो जो ड्यूरेशन था ना उनका, सिर्फ ये वाला, मतलब यहाँ पे जाके उन्होंने मोक्ष मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त किया और अंतर्मुहूर्त बाद मोक्ष हो गया। उनका ड्यूरेशन सिर्फ इतना सा था। हमको क्या चाहिए? हमको पूरा शुक्ल पाक्षिक, मतलब शुक्ल पाक्षिक तो वो कब से ही बन गए थे, जब उनका मोक्ष अर्धपुद्गल परावर्तन शेष था तभी वो शुक्ल पाक्षिक तो बन गए थे। लेकिन उसके बाद उनको सम्यक्त्व नहीं आया। कब तक नहीं आया? तो अंतर्मुहूर्त पहले तक नहीं आया, और फिर अंतर्मुहूर्त आके और फिर हम मरुदेवी माता की अपेक्षा ये वाली पॉइंट नहीं घटित कर पाएंगे, क्योंकि ये उसी जीव की अपेक्षा है जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष था, और उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष होते ही उसको मतलब सम्यक तो प्राप्ति हो गई और वो उपशम श्रेणी भी चढ़ गया। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि सिर्फ सम्यक तो प्राप्ति होके जीव चौथे पांचवे छठे में रह जाए, छठे सातवें में। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया है? ऐसा जीव जिसने अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि था और शुक्ल पाक्षिक बनते ही उसको सम्यक तो भी प्राप्त हुआ, प्लस उसने उपशम श्रेणी का आरोहण भी किया। उपशम श्रेणी आरोहण नहीं करेगा तब तक 7 प्राकृतिक उदय स्थान पे कैसे आएगा? उपशम श्रेणी आरोहण करने पर ही तो वो 11th गुण स्थान पे आएगा और तभी वो 7 प्राकृतिक उदय स्थान को टच करेगा, और वहीं पे 8 प्राकृतिक अनादि वाले की एंडिंग होगी। और फिर उसके बाद जब काल पूरा होगा तो वापस से उसका 8 प्राकृतिक उदय स्थान स्टार्ट होगा, और फिर उस बीच वो 1 से 10 के बीच में ही रहेगा। और ये जो 1 से, ऐसे बोला जाए तो ये 1 से 7 के बीच में ही रहेगा मैक्सिमम काल तक। तो और फिर 7 के बाद जब डायरेक्ट शपथ श्रेणी आरोहण करेगा तब वो 7 के बाद फिर 8 9 10, और ये मतलब ये जो बोले 8 9 10, तो ये वाला जो 8 9 10 की जो बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमको 1 से 7 की अपेक्षा ही समझना है। मतलब बहुत बहुत यहाँ पे इस बीच उसके कितने भाव निकल गए होंगे। हर भाव में वो कभी भी 8वें गुण स्थान को टच नहीं करा, क्योंकि अगर एक बार 8वें को टच कर देता तो उसको 9 10 11 पे या फिर 9 10 12 पे जाना ही पड़ता। इसीलिए ये जो 8 9 10 है, तो ये 8 9 और 10वां गुण स्थान तो यहाँ पर है, और फिर डायरेक्ट 10 के बाद वो 12वें में चले गया, ऐसा मानना। और उसके पहले तक तो वो 1 से 7 की अवस्था में ही था। और इस 1 से 7 प्लस 8 9 10 ये पूरा मिला के, क्योंकि 8 9 10 में भी 8 प्राकृतिक उदय स्थान है, तो ये पूरा मिला के कहलाता है देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल। ठीक है? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी ये अनादि अपरिवर्तित, अनादि सपरिवर्तित और सादी सपरिवर्तित, ये तीनों शब्द आप परिभाषा सहित थोड़ा सा क्लियर कर देना एक बार और। हाँ, अनादि का अर्थ होता है अनादि, मतलब जिसकी आदि, अनादि जिसकी आदि नहीं हुई है, आदि मतलब बिगनिंग, तो जिसकी आदि नहीं हुई है वो, उसको हम अनादि भंग घटित करते हैं। सादी मतलब स आदि, जिसकी आदि हुई है, जिसकी बिगनिंग हुई है, उसको हम सादी वर्ड घटित करते हैं। अब सपर्यवसित और अपर्यवसित क्या है? तो पर्यवसित मतलब, अब इसका मूल शब्द है पर्यवसान। तो पर्यवसान क्या होता है? पर्यवसान का अर्थ होता है एंडिंग। पर्यवसान मतलब एंड। तो पर्यवसान जो पर्यवसित है, पर्यवसित मतलब एंड हुआ है। तो अपर्यवसित मतलब जो एंड नहीं हुआ या एंड नहीं होगा, जिसकी एंडिंग नहीं है,
उसको अपर्यवसित बोलते हैं, उसको सपर्यवसित बोलते हैं। सपर्यवसित तो अनादि अपर्यवसित मतलब जिसकी बिगिनिंग भी नहीं है प्लस एंडिंग भी नहीं है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, उसको अनंत वर्ड यूज कर सकते हैं। बट अपर्यवसित मतलब शायद शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ रीजन है जिसके कारण हम अपर्यवसित या सपर्यवसित वर्ड बोलते हैं। एंडिंग इसको बोलते हैं पर्यवसान को। तो जिसकी एंडिंग नहीं होगी वो अपर्यवसित है। अनादि सपर्यवसित मतलब जिसकी बिगनिंग नहीं हुई है, अनादि काल से है वो, लेकिन सपर्यवसित मतलब उसकी एंडिंग है, जैसे भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा हम बात करते हैं। फिर साधी सपर्यवसित मतलब जिसकी बिगनिंग हुई है और जिसका एंड भी होगा, एंड है मतलब। ठीक है, आगे देखें। 7 प्राकृतिक का काल, 8 प्राकृतिक का काल क्लियर है अभी? ओके। ठीक है, अब 7 प्राकृतिक का काल देख लेते हैं एक बार। 7 प्राकृतिक क्या है? तो हमने देखा है 7 प्राकृतिक का गुण स्थान 11th और 12th है। अब हमको मिनिमम लेना है, तो मिनिमम हम अगर लेंगे तो मिनिमम 11th गुण स्थान का और 12th गुण स्थान दोनों की अपेक्षा हम देखेंगे कि किसमें हमको मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। 7 प्राकृतिक अगर हम जघन्य काल देख रहे हैं 11th की अपेक्षा और एक है 12th की अपेक्षा, तो 11th की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो 11th की अपेक्षा हमने क्या देखा, अगर कोई जीव 10 से 11 में आ रहा है और 11 से वो 10 में गया या फिर 4 में गया, दो ऑप्शन है उसके पास। अब अभी अभी डिस्कशन हुआ था कि 11th से कोई जीव अगर 10th में जा रहा है तो वो पूरा उसका जो अंतर्मुहूर्त का काल है उस अंतर्मुहूर्त काल पूरा रह के और फिर वो 10th में जाएगा। तो हमको क्या देखना है, जघन्य मतलब मिनिमम देखना है। तो 11th गुण स्थान से 4th गुण स्थान में जाने की मिनिमम चांसेस क्या है, 11th गुण स्थान में एक समय तक के लिए वो रहे और काल करके 4th गुण स्थान में चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनिमम काल, क्योंकि हमको पता है समय जो है काल का सबसे सूक्ष्म इकाई है, उससे छोटा कोई काल नहीं होता। तो ये हमने देखा मिनिमम काल है इसका 11th गुण स्थान का। अब 12वें का क्या है, तो 12वें के लिए कभी भी एक समय रह के काल नहीं करता, इसीलिए 12वें में तो अंतर्मुहूर्त तक जघन्य रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमको पता है अंतर्मुहूर्त इज ग्रेटर देन एक समय, और जघन्य की हमको बात करनी है तो हम एक समय को जघन्य काल लेंगे किसका, 7 प्राकृतिक उदय स्थान का। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। 8 प्राकृतिक चल रहा था, 8 9 10th गुण स्थान, 11th गुण स्थान में वो आया, 7 प्राकृतिक हुआ, उसके बाद वापस से वो यहां से काल करके एक ही समय यहाँ पर रहा और एक समय में ही काल करके 4th गुण स्थान पे चला गया। तो उस अपेक्षा से 7 प्राकृतिक उदय स्थान का जघन्य काल एक समय होता है। ठीक है, अब उत्कृष्ट काल देख लेते हैं। तो उत्कृष्ट काल हमको क्या देखना है, उत्कृष्ट काल बताया है कि 11वें गुण स्थान में अगर उत्कृष्ट रह रहा है, अब हम उत्कृष्ट की बात कर लेते हैं। 11वें गुण स्थान में उत्कृष्ट काल रह रहा है तो वो कितना रह सकता है, तो वो बताया चौथे में जाए चाहे 10वें में जाए, उत्कृष्ट काल है उसका अंतर्मुहूर्त का। तो इसीलिए 11वें गुण स्थान में उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक रह सकता है। फिर 12वें में क्या है, तो 12वें का होता है क्या, उत्कृष्ट काल हमने 11वें की अपेक्षा क्यों, पता है क्या? 12वें का भी अंतर्मुहूर्त ये दो ना, 12वें की अपेक्षा आएगा। 12वें का अंतर्मुहूर्त तो है, लेकिन यहाँ का जो हम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ले रहे हैं ये 11वें की अपेक्षा ही क्यों ले रहे हैं? नहीं, हमारी बुक में करेक्शन करके 12 लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, सेम हमारे पेज पे में नहीं 74 पे। ठीक है, तो फिर 12वां, क्योंकि 11 और 12 दोनों की पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों का जो भी उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का काल होता है दोनों की अपेक्षा ही देखना है।
ठीक है, ऐसा क्योंकि खुलासा नहीं है ना कि 11 और 12 में से ग्रेटर किसका, और अगर मुझे ये बड़ों से किसी से ये बात पता चलती है कि 11 और 12 में से किसका बड़ा है तो हम वो भी मतलब देख लेंगे अगर पता चल जाता है मैडम तो। इसमें अभी आप करेक्शन कर लो, 12वां हो गया मैडम इसकी जगह, इसको 12वां कर लो 11वां की जगह। हाँ, जो इसको हमारे पास बुक आई है ना 12 लिखा हुआ है वहाँ। 12वां अच्छा, लिखा तो है। यहाँ ओनली 12वां लिखा है या फिर 11 एंड 12 दोनों नहीं नहीं, लिखा है? ओनली 12वां, ओनली 12 12। लिखा होगा। 11 नहीं लिखा हुआ है, 12वां लिखा हुआ है। 12वें। अच्छा, ठीक 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 है, 12वें गुण स्थान करेक्शन में। कर लेते हैं। ये 12वें गुण स्थान की अपेक्षा ही हमको उत्कृष्ट काल देखना है। ठीक है, मतलब इससे यही घटित हो रहा है कि जो 11वां गुण स्थान है और 12वां गुण स्थान है, उन दोनों में से 11वें गुण स्थान का अंतर्मुठ का जो काल है वो कम होगा, 12वें की अपेक्षा जो अंतर्मुठ काल है वो ही हमको उत्कृष्ट मानना है। ठीक है, ये हो गया 7 प्राकृतिक का। फिर उसके बाद 12वें के बाद तो वो 13वें में चला जाएगा, तो 13वें में तो उसका 4 प्राकृतिक उदय स्थान है। ठीक है, अब हम 4 प्राकृतिक उदय स्थान का देख लेते हैं। 4 प्राकृतिक मतलब 13वां 14वां गुण स्थान, जघन्य और उत्कृष्ट। इसमें अब शादी जघन्य अनादि नहीं देखेंगे क्या दीदी? 7 प्रकृति में शादी अनादि ये सब नहीं देखेंगे? 7 इसमें प्रकृति में 11वां गुण स्थान में उत्कृष्ट अंतर्मुख लिखा है। उत्कृष्ट 11 अंतर्मुठ गुण तो स्थान लिखा में ही हुआ उत्कृष्ट है। अंतर्मुख काल तक रहने के बाद अंतर्मुठ जीव तो है, अपेक्षा ठीक है, वो अंतर्मुठ तो ध्यान में है कि अंतर्मुठ है, लेकिन वो 11वें की अपेक्षा है कि 12वें की अपेक्षा, तो 12वें की अपेक्षा बताया है वो। तो 11वां लिखा है, इसको 12वां कर दें। हाँ, जिनके बुक में करेक्शन, क्योंकि मेरे पास भी 11 ही लिखा हुआ है, तो हाँ, इसमें जिनके करेक्शन नहीं आए हैं तो 12वां कर लेते हैं इसको। या 12वां गुण स्थान में उत्कृष्ट अंतर्मुख काल तक रहने के बाद रहने वाले जीवों की हाँ अपेक्षा किया, ये है। हाँ, अब हम देखते हैं 4 प्राकृतिक, है ना। तो 4 प्राकृतिक के गुण स्थान कौन से हैं? 13वां और 14वां। ठीक है, तो इसमें 13वां और 14वां, यहाँ पर क्या बात हो रही है? 13वां और 14वां, यहाँ पर क्या बात थी? 11th और 12th। पर कभी भी 11th प्लस 12th वाली कोई कंडीशन नहीं आती है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा 4 प्राकृतिक कंटिन्यूअसली चल रहा है, देखो 7 प्राकृतिक में तो क्या होता, 10th में था, 11th में आया और फिर वापस से 10th या 4th में चले गया, तो ये 8 था, ये 7 आया, ये 8 हो गया, है ना। अब 10th में था, 12th में आया, 13th में चला गया, तो ये 8 था, ये 7 था, ये 4 हो गया, है ना। तो 7 के लिए तो हमारे पास इधर 11 और 12 दो ही ऑप्शन है, मतलब इधर और वाला ऑप्शन है कि 11 प्लस 12 का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो 11 होगा या फिर 12 होगा, 11 और 12। लेकिन 13 और 14 जो है ना, 13 14 में क्या होता है? पूरा निकल गया। 13 14 में 12 से आया, 13 में गया, 14 में गया, मोक्ष। तो 12 में 7 था, 13 में 4 है, इसमें भी 4 है, ये मोक्ष है ना। तो इसमें हमको जब चौथे 4 प्राकृतिक उदय स्थान की बात करनी होगी, तो 13 प्लस 14 दोनों को मिला के मिनिमम काल हमको लेना है और मैक्सिमम काल हमको लेना है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे इन दोनों का कोई का भी एक उठा ले, ऐसी बात नहीं कर सकते। 13 प्लस 14 मिला के जघन्य काल और 13 प्लस 14 मिला के, क्योंकि 13 के बाद डेफिनेटली जीव मोक्ष 14 में जाता ही जाता है, फिर ही उसका मोक्ष होता है। इसीलिए ऐसा अब बात करते हैं कि जो जीव 12th गुण स्थान से, अब 13 का काल कितना है? हमने देखा कि 12th गुण स्थान का तो अंतर्मुठ का काल था, 13th गुण स्थान में हमको कम से कम तो अंतर्मुठ और ज्यादा से ज्यादा देशोन करोड़ पूर्व, देशोन करोड़ पूर्व का उत्कृष्ट काल होता है 13th गुण स्थान का। और फिर जीव 14th गुण स्थान में जाता है, वो भी अंतर्मूर्ति होता है, मतलब वो 5 लघु अक्षर वाला काल होता है। तो ये जो है जघन्य, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व का जो काल है, ये 13 गुण स्थान का है और 14 गुण स्थान का एक फिक्स्ड काल है, उसके बाद मोक्ष है। तो अब जब हमको 13 प्लस 14 मानना है, हमको जघन्य की बात करना है, तो मोक्ष जाने के ये अंतर्मूर्त, इसको एक बार के लिए मान के चलो, ये वाला प्लस ये वाला, मतलब अंतर्मूर्त भी नहीं बोलो, 14 गुण स्थान प्लस 13वें में कितना रहे, तो वो जघन्य अंतर्मूर्त के लिए रहे। तो जीव, कोई भी जीव 12th से मतलब मोक्ष जाने के अंतर्मूर्त पूर्व क्या है? शपक श्रेणी आरोहण, ये शपक श्रेणी का ही आरोहण है, 8 9 10 फिर 12।
तो मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले क्या करता है, शपथ श्रेणी का आरोहण करता है, 12th में आता है, 13th में ओनली अंतर्मुहूर्त रह के 14 में जाके मोक्ष हो जाता है। तो इस अपेक्षा से जो हम लेंगे वो किसका, चार प्राकृतिक उदय स्थान का अंतर्मुहूर्त का काल लेंगे, ये वाला प्लस ये वाला। तो 13 गुण स्थान का जघन्य काल प्लस 14 गुण स्थान का काल, ये है 4 प्राकृतिक उदय स्थान का जघन्य अंतर्मुहूर्त का काल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उत्कृष्ट की। इसमें भी कोई करेक्शन लिखवाया है क्या, मतलब ऐसा कुछ करेक्टेड है क्या? एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप लोग मिलाना। नहीं है मैडम, नहीं है, नहीं है। चरम शरीरी जीव मोक्ष जाने से अंतर्मुहूर्त पूर्व ही शपथ श्रेणी आरोहण करते हैं एवं 13वें गुण स्थान का जो जघन्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल है उतने काल तक ही 13वें गुण स्थान में रहते हैं। उन जीवों की अपेक्षा 4 प्राकृतिक उदय स्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त घटित होता है। तो अच्छा, इसमें उस अपेक्षा, क्योंकि इसका जो काल है वो 13 + 14 दोनों का लेंगे। यहाँ पे 14वें का उल्लेख नहीं है, इसमें 14वें का उल्लेख इसी लाइन में कर दिया गया है, मतलब 14 अंडरस्टूड बताया है कि मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले, तो 14वां तो आएगा ही आएगा मोक्ष जाने के, पर समझना ऐसे ही है कि 13 का जो अंतर्मुहूर्त है प्लस 14 का जो काल है फिर मोक्ष है। तो मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले ही शपथ श्रेणी का आरोहण हो रहा है और जो 13 में जघन्य अंतर्मुहूर्त काल रहते हैं उसकी अपेक्षा फिर उसका 14 में जाके मोक्ष है। तो इसीलिए 4 प्राकृतिक का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त घटित होता है। इसमें थोड़ा सा, ये क्या पेज नंबर 74 है ना, इसमें थोड़ा और स्पष्ट लिखा जाए ना, स्पष्टीकरण, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो अब उत्कृष्ट देखते हैं। उत्कृष्ट हमने क्या बोला, देशों करोड़ पूर्व का उत्कृष्ट काल होता है किसी भी जीव का 13 गुण स्थान में रहने का। तो ये कैसे घटित होता है, तो इसको भी हमको, क्योंकि ये तो काल फिक्स्ड है और यहाँ से मोक्ष जाने के हमको हमारा काल बस ये ही है 4 प्राकृतिक का, तो मोक्ष जाने के कितने पहले वो 13th में आ गया, फिर पूरा टाइम 13th में रहा, फिर 14 में रह के मोक्ष हुआ, उसको हम बोलेंगे उसका उत्कृष्ट काल, किसका, 4 प्राकृतिक वालों का। अब हमको देखना है कि देशों करोड़ पूर्व का जो काल है वो कैसे घटित हुआ। तो वो ऐसा बताया कि कोई 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला जीव है। ठीक है, अब 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला जीव अपने देशों 9 वर्ष की वय के पहले पहले तो वो क्या नहीं कर सकता, मतलब जो भी अपना बोलते हैं छठे सातवें गुण स्थान को टच नहीं कर, 5वें को भी शायद बोलते हैं ना, हाँ 5वें को तो टच नहीं कर सकता। और अगर उसको श्रेणी आरोहण करना है तो 5, 6, 7 उसके बाद ही फिर वो 8, 9, 10 होगी। तो क्या बताया, अपने को पहुंचना कहाँ पे, 13th पे। तो 13th पे पहुंचने के लिए हमको मोक्ष जाने के ये मैक्सिमम ड्यूरेशन उसके भव का हमको 13th में ही निकलवाना है ना, उत्कृष्ट काल देखना है। तो उत्कृष्ट काल वो 13th में रहे, उसमें से देखो ये जो कंपलसरी है वो वाले तो हटा ही देते हैं एक बार के लिए, 14th का काल है इसको हटा देते हैं, ये मोक्ष जाना है इतना 14 है। अब 14 के बाद यहाँ से भी पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी देशों 9 वर्ष तक, तो देशों 9 वर्ष तक वो आरोहण कर ही नहीं सकता, मतलब 5th में ही नहीं पहुंच सकता, तो ऊपर क्या जाएगा। तो देशों 9 वर्ष यहाँ पे माइनस कर देते हैं और अंतर्मुहूर्त यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये दोनों हटा देते हैं। अब इसके बीच का पूरा ड्यूरेशन पॉसिबिलिटी है में रह सकता है। अब 13th गुण स्थान में रह रहा है तो यहाँ पर 9 देशों 9 वर्ष में वो कहाँ पहुंचा, तो वो पहुंचा 5, 6, 7, 8, मतलब 5 पे, देशों 9 वर्ष के जस्ट बाद में वो 5, 6, 7, 8 पे पहुंच के, 9 पे पहुंच के, 10 पे पहुंच के और 12वें से 13वें गुण स्थान में वो आ गया। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी उसको अंतर्मुहूर्त काल ही लगा। देशों 9 वर्ष प्लस अंतर्मुहूर्त 13 पे पहुंचने का काल प्लस 14 का माइनस करो, तो ये माइनस करके जितना ड्यूरेशन बचा उसका 1 करोड़ पूर्व वाले आयुष्य वाले जीव का, वो पूरा उसका 13 गुण स्थान का उत्कृष्ट काल होता है, जो कहलाता है देशों करोड़ पूर्व। मतलब 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य थी, उसमें से थोड़ा सा 1 करोड़ पूर्व में 9 वर्ष क्या लगे, तो थोड़ा सा 9 वर्ष, थोड़ा सा ये वाला अंतर्मुहूर्त 13 गुण स्थान पे पहुंचने का और बाद का 14th गुण स्थान का, इतना सब माइनस कर देंगे तो हमको करोड़ पूर्व में कुछ कम करा हमने, तो देशों करोड़ पूर्व का हमको उत्कृष्ट काल 13 गुण स्थान का मिलशा से इस पूरे में 4 प्राकृतिक है
और फिर यहाँ पर 14वें गुण स्थान का 4 प्राकृतिक और फिर मोक्ष। तो ये बताया है कि देशों करोड़ पूर्व 4 प्राकृतिक उदय स्थान का उत्कृष्ट काल रह सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी थोड़ा मतलब समझने वाली बातें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नया नया तो लगेगा, पर एक बार 2 बार 3 बार करके हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि फिर से इसको रिवीजन में, एग्जाम के पहले पहले हमारे पास टाइम रहेगा तो रिवीजन में इसको इम्पोर्टेंट जो है उनको हम ले लेंगे। और उसके बाद फिर आपको टाइम है इनफ, बाद में अगले सेकेंड टर्म का भी फिर फाइनल में आपको एग्जाम देनी है, तो उसके पहले आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो वो चीज बैठ जाएगी याद होने जैसी। अभी एक बार के लिए समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना आप फिर से देखना, फिर से समझना, नहीं आता है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में या फिर रिवीजन के टाइम पे डाउट ले लेंगे। ठीक है, मैडम एक गुण स्थान की किताब उसका क्या कब पढ़ाओगे? उसका सेकेंड टर्म में होगा, अभी फर्स्ट टर्म अच्छा, के लिए तो नहीं है। हाँ किताब तो आ गई हमारे पास असल में। में ना ये सारी बातें हैं, अगर आपके वो गुणस्थान स्वरूप वाला स्थिति द्वार हो गया होता ना तो आपको ये सब बहुत इजी लगता, क्योंकि ये सब बातें उसमें समझने की होती है कि कितने कितने ड्यूरेशन, ये काल निकालना ही सबसे थोड़ा सा लगता है, बाकी तो तो इजी रहता है तो मतलब। मैडम वो भी पढ़ा दो ना साथ में, तो क्या हमारे कोरिलेशन हो जाएगा बढ़िया। अभी इसकी तो तैयारी करें। नहीं नहीं, थोड़ा अभी नहीं ये वो जो तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जरूरी चीजें हैं वही हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर सीधा सीधा बोल सकते थे कि देशों करोड़ पूर्व उसकी अपेक्षा ले लो, पर यहाँ पे इसीलिए वो डिटेल में बता दिया है कि आपकी वो नहीं भी पढ़ी हुई है तो आप एक बार इसी में जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ ही लोगे। ठीक है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है उदय स्थान वाला। नेक्स्ट में हम उदीना स्थान देखते हैं। उदीना स्थान में इतनी डिटेल में नहीं होगा, मतलब उसमें काल वाली बातें इतनी डिटेल में नहीं है ना, तो वो बहुत इजी लगेगा आपको। और सत्ता स्थान का भी फिर देख लेंगे, सत्ता स्थान में काल है लेकिन इतना टफ नहीं पड़ेगा वो। मेन उदय का ही रहता है, उदय स्थान में थोड़ा सा काल का रहता है, उदय स्थान और बंध स्थान में, बाकी तो चीजें ठीक है। द्वितीय उपशम समझा दीजिए। हाँ, द्वितीय उपशम देख लेते हैं एक बार। विविध कर्म दल उदय से बनता उदय स्थान, उदय समय समता रहे पावे मुक्ति स्थान। उदय तो होना है, बस समता भाव से सहन करना है। चलो एक बार द्वितीय ऑप्शन का डाउट था किसी का, तो उन्होंने बोला था आप लोग का भी सबका रिवाइज हो जाएगा, तो क्लास में ही ले लेते हैं। 5 मिनट का लगभग टाइम है। पेज नंबर 15 था ना। क्या बताया है, द्वितीय उपशम जब जीव करता है, द्वितीय उपशम की बहुत लंबी प्रोसेस होती है क्योंकि वो उपशमक श्रेणी आरोहण करता है। द्वितीय उपशम के जस्ट अंतर्मुठ पश्चात ही क्या करता है वो उपशमक श्रेणी आरोहण, जिसमें बहुत मतलब एक एक प्रकृति का उपशमन करना। उपशम श्रेणी में हमने क्या देखा था 11th चैप्टर में, उपशम श्रेणी में जब जीव चढ़ता है तब चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशमन होता है ना। और उपशमक श्रेणी की अपेक्षा भी हमने द्वितीय उपशम में भी बोला कि द्वितीय उपशम में जो जीव है वो पहले तो शायोपशमिक जीव होना चाहिए, प्लस उसके अनंतानुबंधी चतुष्क का। तो ये सब जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत डिटेल में प्रोसेस है, पर आपको अभी बहुत बहुत शॉर्ट में बताया गया है ताकि आपकी मतलब जितने लिमिट में अभी आवश्यकता है वो ही बता के आगे बढ़ गए। तो वो आपको लिमिट 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 करते सिर्फ 2 पॉइंट्स में आपको लिमिटेड रखा। कैसे रखा कि इतना बताया है बस कि जब भी हमको किससे, अभी हमको चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों से कोई भी लेना देना इसमें नहीं बताया। ठीक है, हमको क्या बताया, दर्शन त्रिक, क्योंकि यहाँ बोला है कि द्वितीय उपशम में क्या होता है, D3 का तो उपशमन होता है, मतलब उपशमन की अवस्था रहती है, और A4 की क्षय की अवस्था रहती है ना। तो जब भी द्वितीय उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है जीव, उसके पहले ही, प्राप्त करने के पहले ही A4 का क्षय तो डन है ना। और जब प्राप्त करेगा तब उसकी अवस्था क्या होगी, D3 का उपशम होगा, मतलब मिथ्यात्व वेदनी का उपशम होगा, सम्यक वेदनी का उपशम होगा, मिथ्यात्व वेदनी का, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का और सम्यक वेदनी का। इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा बनाऊं तो ज्यादा बेटर है ना। ये हुआ मिथ्यात्व वेदनी का निषेध, सम्यक वेदनी का निषेध और
सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का निषेध। इक्वल है ना? ये हुए तीनों के निषेध। अब हमारे पास, क्योंकि हम द्वितीयोपशम सम्यक तो पढ़ रहे हैं, द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्ति वाला जीव कौन है? क्षयोपशमिक जीव है। क्षयोपशमिक जीव के कितने की सत्ता होगी मोहिनी कर्म की? 28 की ही सत्ता होती है। पर जो द्वितीयोपशम कर रहा है उसके A4 का क्षय है, तो उसके हिसाब से हम 24 मान रहे हैं। बट उसमें भी दर्शन त्रिक की कितनी होती है? D की ओनली D1 मतलब मिथ्यात्व होती है, या फिर D3 होती है क्षयोपशमिक जीव की? कोई भी क्षयोपशमिक जीव है उसके दर्शन त्रिक की कितनी प्रकृतियां होंगी? एक एक सत्ता में। अच्छा, सत्ता में 3 होंगे। सत्ता में तो तीनों होगी ना। और उदय में किसका उदय रहता है? सम्यक वेदनी। सम्यक वेदनी का उदय रहता है, बस मतलब सिर्फ इसका, है ना। तो अब क्या बताया, जो क्षयोपशमिक जीव है, अभी यहाँ पर हमको A4 की मतलब A4 की तो चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमको सिर्फ दर्शन त्रिक की बात करना है। दर्शन त्रिक का द्वितीयोपशम की अवस्था में तो उपशम है, लेकिन उसके पहले सत्ता में तीनों है प्लस उदय सम्यक वेदनी का है। ठीक है। अब क्या होता है, जब क्षयोपशमिक जीव है, ये क्षयोपशमिक जीव के सत्ता में तीनों स्टॉक पड़े हुए हैं ना, इसमें समझ लेना ये पूरा भरा हुआ है, ऐसा समझ लेना ये पूरा भरा है, मतलब प्रदेशों से ये प्रदेशों से पूरा भरा हुआ है, ये ऊपर तक पूरा और नीचे तक भी पूरा भरा हुआ है। ठीक है। अब क्या हुआ है, ये सत्ता में पूरा है हमारे, और इन दोनों का तो उदय नहीं है बट इसका उदय है, क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव है। अब इसको द्वितीयोपशम प्राप्त करना है, तो द्वितीयोपशम में क्या करेगा, एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें उपशम होगा। उपशम मतलब उसका उदय नहीं है, मतलब जब भी जीव को उपशम की अवस्था प्राप्त करनी होती है तब उसको अंतरकरण करना पड़ता है। अंतरकरण जब वो करता है ना, तो अंतरकरण मतलब अंतर क्रिएट करना। कब क्रिएट करना, तो अभी अगर अंतरकरण का समय ये है तो इसी समय से वो स्टार्ट नहीं करता, मतलब उसको अगर खाली करना है तो वो यहाँ के प्रदेश खाली नहीं करता, वो कुछ गैप छोड़ने के बाद उस बीच के गैप में, मतलब कुछ ड्यूरेशन छोड़ने, ये अगर उसका अंतरकरण अभी इस समय पर कर रहा है तो थोड़ी सी देर बाद में जो उदय में आने वाले थे, जैसे हमने अनिवृत्तिकरण में पढ़ा कि अनिवृत्तिकरण के लास्ट समय वालों को प्रदेशों को कुछ नहीं करता, उसके बाद के अंतर्मुहूर्त वाले प्रदेशों को खाली करता है। तो ऐसे भी कोई भी जनरल अंतरकरण अगर प्रोसेस करता है जीव, तो अंतरकरण में वो अगर अंतर बनाता है तो वो कुछ ड्यूरेशन छोड़ के फिर उसके बाद के प्रदेशों को क्या कर देता है, वो खाली कर देता है। ठीक है। अब वो खाली कैसे करता है ये भी आपको इस बार डिटेल में नहीं, संक्रमण वगैरह होता है, संक्रमण भी होता है, और प्रथम स्थिति में जाता है, द्वितीय स्थिति में जाता है, ये थोड़ी सी डिटेल है उसमें जो उपशम श्रेणी की अपेक्षा हम पढ़ते हैं। बस यहाँ पर इतना समझना कि ये मिथ्यात्व वेदनी का बंध भी नहीं हो रहा, उदय भी नहीं हो रहा है, तो ये संक्रमण से ही सम्यक वेदनी में जाती है, और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का भी बंध नहीं हो रहा है, उदय भी नहीं हो रहा है, तो ये भी सम्यक वेदनी, मतलब जब आप पढ़ोगे ना कि कौन सी प्रकृति का कब उदय होता है कब बंद होता है, वो उसकी बात है। इसीलिए आपको अभी कुछ भी खुला करके नहीं दिया कि इसके प्रदेश कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, तो इसके भी संक्रमण होके इसी में जाते हैं, क्योंकि इसका उदय हो रहा होता है, बंध तो होता ही नहीं है। जो बीच में अंतर बनाया वो सम्यक मिथ्यात्व का बनाया, ये वाला मिथ्यात्व की प्रकृति है, पूरा मिथ्यात्व की ही बात करी है। नहीं, जो बीच में खाली जगह है। हाँ, ये ना पूरी प्रकृति ही मिथ्यात्व की है, मतलब पूरे प्रदेश मिथ्यात्व के हैं, सभी प्रदेश जो हैं वो सभी मिथ्यात्व के हैं, और अगर मिथ्यात्व की ही प्रकृति में अंतर बनाया मतलब ये मिथ्यात्व के प्रदेश ही खाली करे। ठीक है। और खाली करे हैं तो वो मैं बता रही हूँ कि वो ऊपर भी नहीं जाते नीचे भी नहीं जाते, वो जाते हैं इसमें संक्रमण के द्वारा, वो दूसरी प्रोसेस है, वो आपको अभी इसमें डिटेल में नहीं बताइए। फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में भी उसको या अंतरकरण करता है तो कुछ ड्यूरेशन के बाद ही वो अंतर क्रिएट करेगा, तो वो भी क्या करता है, कुछ टाइम के बाद वाले प्रदेशों को खाली करता है। तो वो भी खाली कैसे करेगा, तो वो भी ऊपर और नीचे दोनों में नहीं डाल सकता, वो भी संक्रमण करके इसको देता है। अब ये जो है ये भी क्या है, इसका भी अंतरकरण करना है,
तो इसका भी अंतरकरण करना है, तो इसके भी अंतरकरण के लिए क्या करता है जीव, कुछ प्रदेशों को खाली करता है और कुछ प्रदेशों को खाली करके मतलब कुछ ड्यूरेशन बाद वाले प्रदेशों को खाली करके वो डालता है। प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति इसका मैं अभी विवक्षा नहीं करते हैं क्योंकि पदत ग्रह वाली बात आ जाती है। ठीक है, ये प्रकृति पदत ग्रह होती है, इसका बंध नहीं होता बट उदय रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों में जाते हैं, वो बात अभी बात नहीं करते हैं। ये जो मैंने बनाया इसमें आपको दिख रहा होगा, वैसे मेरे को थोड़ा सा और इसको नीचे बनाना चाहिए, थोड़ा गैप ज्यादा रहता है क्योंकि है ना, ये पूरा खाली हुआ, ये भी पूरा खाली हुआ और ये भी खाली हुआ, तीनों में अंतर बना लेकिन सेम समय पर बना। यहाँ भी अंतरकरण है, यहाँ भी अंतरकरण है और यहाँ भी अंतरकरण। ये एक समय के लिए नहीं होता, ये अंतरकरण भी अंतर्मुहूर्त तक चल रहा होता है। अंतर्मुहूर्त में भी एक एक समय आत्मा मतलब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आत्मा में से स्टॉक एक समय का खाली होता जाता है, बट ये अंतरकरण भी पूरा अंतर्मुहूर्त का। तो इस अंतरकरण में बेसिकली कर क्या रहे हैं, जब जीव इस समय पे आएगा, जब उसका अंतरकरण पूरा हो जाएगा तो उसकी अवस्था क्या होगी, तो उसकी अवस्था ऐसी होगी कि मिथ्यात्व वेदनी की जो पूरी प्रकृति है उसके दलित उसने जब खत्म करे तो वो इस कितने गैप के बाद से अंतर करा, तो इस समय से लेकर एक आवलिका जो है वो उसने शेष रखा। एक आवलिका की प्रथम स्थिति उसने शेष रखी, उसके बाद से उसके प्रदेश जो थे वो सब खाली कर दिए। यहाँ पर क्या करा, तो जब अंतरकरण कंप्लीट हुआ, ठीक है, अंतरकरण स्टार्ट यहाँ से करा था, समझ जाना, एक समय दो समय जितने भी अंतर्मुहूर्त काल उसको लगा, आगे आगे आत्मा बढ़ती गई मतलब काल बढ़ता गया। तो इसमें भी एक आवलिका, ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ, एक आवलिका का जो काल है वो यहाँ पर उसने प्रदेश एक आवलिका में छोड़ दिए, मतलब एज इट इज रखे हैं और उसके बाद के प्रदेशों को खाली कर दिया। और सम्यक वेदनी के साथ क्या किया, तो ये जो अंतरकरण का काल था उसमें इस अंतरकरण के काल में उसने प्रदेशों को खाली किया, लेकिन इस ड्यूरेशन से लेकर अंतर्मुहूर्त तक का जो काल है उतने प्रदेशों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, उसके बाद वाले प्रदेशों को खाली कर दिया, ऊपर या नीचे जो भी डाला है। तो ये बताया है कि एक आवलिका और अंतर्मुहूर्त, मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेशों को किस प्रकार खाली करा, प्रथम स्थिति ओनली एक आवलिका बची। सम्यक मिथ्यात्व का किस प्रकार खाली करा, प्रथम स्थिति ओनली एक आवलिका बची, उसके बाद के सारे प्रदेश खाली कर दिए। पर सम्यक वेदनी में एक आवलिका बाद नहीं करे, एक आवलिका के बाद भी उसमें प्रदेश उदय में आते रहेंगे, जब तक वो अंतर्मुहूर्त आगे नहीं बढ़ जाता तब तक उसके प्रदेशों का उदय चलता रहेगा और फिर उसके बाद प्रदेश खाली हो गए। तो जब प्रदेश खाली हुए, अब क्या सेकेंड, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, अब मान लो हमारी आत्मा एक समय दो समय, जैसे ये अंतर वाले समय पे आ गई थी तो ये अवस्था थी, अब अंतर के बाद भी एक समय आगे बढ़ती जा रही है, मतलब इसका तो वैसे उदय नहीं था, इसका भी उदय नहीं था, इसका भोग रही है, मतलब इसका जो है वो उदय चल रहा है। तो ये उदय एक समय, तीनों प्रकृति आत्मा में सत्ता में है ना, तो तीनों प्रकृति का बताया है कि इन दोनों का तो उदय नहीं है, बट प्रदेश क्या हो रहे हैं, संक्रमण के द्वारा निकलेंगे। ये हो गया, है ना। अब इसमें क्या हुआ, ये जो प्रदेश कंप्लीट हो गए, मतलब इसके जो प्रदेश जितने प्रथम स्थिति में थे वो सभी प्रदेश खाली हो गए, और अब उसके मिथ्यात्व के तो उपशम वाली अवस्था है, मतलब उपशम वाली अवस्था तो नहीं बोलेंगे, बट उसकी जो कोई भी प्रदेश नहीं बचे वैसी अवस्था बची। ठीक है, एक बार के लिए उसको उपशम वाली अवस्था बोल दो, क्योंकि उसका उदय नहीं है, भले ही वो संक्रमण वाला क्यों ना हो, यहाँ कोई भी प्रदेश नहीं बचे, ऐसी अवस्था में पहुंच गई। और सम्यक वेदनी मतलब ऐसा समझो कि जब इस पॉइंट पे आत्मा आती है इस समय पर, तो क्या होता है, आत्मा में इसकी सत्ता फ्यूचर की तो एग्जिस्ट करती है, द्वितीय स्थिति वाली तो एग्जिस्ट करती है, बट इस समय पर उसके पास इसकी कोई भी सत्ता नहीं है, इस समय पर इसके पास इसकी कोई भी सत्ता नहीं है, इस समय पर इसकी है सत्ता। मैंने इसलिए मैं नहीं यूज कर रही थी क्योंकि फ्यूचर की सत्ता है, इस समय वाली सत्ता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं है जिनकी स्थिति ये हो, या फिर इसके बाद का पूरा ड्यूरेशन हो, ऐसे कोई भी प्रदेश उसकी आत्मा में नहीं। पर सम्यक वेदनी के प्रदेश उदय में है, अभी भी उदय में है,
उसके बाद फिर जब आत्मा और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती, बट यहाँ पे बताया कि यहाँ पर उसका द्वितीयोपम प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ पर हुआ? तो वो आगे बढ़ते 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 जब ये पूरा अंतर्मुठ काल व्यतीत हो गया, सारे प्रदेशों का उदय खत्म हो गया, फिर जीव जब इस अवस्था को प्राप्त करता है जब उसके पास कोई भी प्रदेश उस स्थिति वाले नहीं बचते, उस समय पर कोई भी प्रदेश नहीं होते जिसमें वो समय की स्थिति हो, मतलब उसका उदय नहीं होता, बट फ्यूचर के लिए तो है, द्वितीय स्थिति में तो है। इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर बोलते हैं कि इस पॉइंट पर जीव को द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त होता है। उस समय पर ये जो है इनकी स्थिति पहले ही खत्म हो चुके थे इसके प्रदेश, बट फिर भी इसका कोई वैल्यू नहीं बची, वो बस प्रदेश थे नहीं थे वो बात बताई। बट यहाँ पर जो अंतर्मुठ उदय में, मतलब अंतर्मुठ के जो प्रदेश थे वो उदय में आए, और उसके बाद फिर जीव ने क्या करा, द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त की प्राप्ति करी। जब ये पूरे अंतर्मुठ प्रमाण जो स्थिति बची थी वो उदय में आई, उसके बाद द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त की प्राप्ति हुई, तभी हम कहलाता है जीव कि अब उसको द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त प्राप्त हो गया। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं क्या बताया था। जीव द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त प्राप्ति की प्रक्रिया में दर्शन त्रिक का इस प्रकार, देखो चारित्र में होने की प्रकृतियां आपको विवरण बताया ही नहीं क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में विवरण होता है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि दर्शन त्रिक का इस प्रकार अंतरकरण करता है। जो अंतरकरण करा वो कैसा करा, तो बताया कि जो मिथ्यात्व वेदनी थी उसके तो एक आवली का ही शेष बची थी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी एक आवली का ही शेष बची थी, पर सम्यक मिथ्यात्व की एक आवली का, पर सम्यक वेदनी की अंतर्मुठ प्रमाण की प्रथम स्थिति शेष बची थी। ठीक है, फिर बताया सेकेंड पॉइंट में कि अब एक एक समय आगे बढ़ गए। अब इसके उपशम वाली अवस्था में आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी इसका अभी भी उदय है। जब और आगे बढ़े और जब इसके सारे प्रदेश के प्रथम स्थिति वाले प्रदेश के उदय खत्म हुआ, मतलब सम्यक वेदनी की अंतर्मुठ प्रमाण प्रथम स्थिति का वेदन, ये पूरा अंतर्मुठ प्रमाण प्रथम स्थिति थी, उसका वेदन पूर्ण होने पर, जब ये पूर्ण हो गया उसके बाद फिर जीव को क्या है, द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त होता है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया। है ना? थैंक यू जी। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, आज क्लास इतने ही रखते हैं। हाँ जी, अगर थैंक इसमें यू। किसी के और कोई डाउट है तो आप लोग डाउट्स नोट कर लेना, जब हम रिवीजन करते हैं तो एक बार फिर देख लेंगे। हाँ? अनुश्री जी, हाँ सर। आकर्ष अभी बाकी है ना? क्या आकर्ष? हाँ, आकर्ष ही था ना वो। आकर्ष हो गया ना? हाँ हो गया है क्या कि बाकी है सिखाना? हो गया, हो 8 गया प्रकार के था। आकर्ष होते हैं, 8 प्रकार बताए थे, हो गया था कल। हो गया आकर्ष। हो गया क्या? बहुत अच्छे से करवाया था आकर्ष। कल क्लास कहाँ थी? कल तो शुक्रवार कल था ना? नहीं, कल नहीं, जो हाँ, भी थर्सडे लास्ट वाली क्लास में आकर्ष हो गया है। हाँ, रिकॉर्डिंग में होगा। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र मैडम, जय जिनेंद्र। जय नंदन जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को। रिवीजन स्टार्ट होगी क्या फिर अभी? हेलो हेलो मैम, अभी नहीं स्टार्ट हुई, अभी तो पिछला ही वही चल रहा है अभी। कितने तारीख से अपना है पेपर? 21 दिसंबर। से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना सभी से। जय जिनेंद्र।